खबरों और खबरों की परतों के बीच में बहुत कुछ जानकारियां हैं जो रह जाती हैं। इनको इंटरप्रेट कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले थर्ड फेज के चुनाव में जहां प्रचार पूरे चरम पर है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए क्या नई रणनीति बनाई है। सेकेंड फेज में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि क्या 4M फॉर्मूला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस थर्ड फेज में एक नई बात निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PCCR, अब आप कहेंगे ये क्या है, बताएंगे आपको, लेकिन इस पर जो जोर दे रहे हैं इसमें बहुत कुछ है साहब। दूसरी बड़ी कहानी आपके सामने, गांधी परिवार का गढ़ अमेठी और रायबरेली असमंजस गढ़ से भी कहीं बड़ा, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हो पाया है और मात्र 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है नॉमिनेशन के अंतिम समय का। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या उम्मीदवारी करेंगे? कोई और उम्मीदवार खड़ा होगा? क्या स्थिति है? न जाने क्या बीच में चल रहा है खटपट, लेकिन कुछ तो है। इसको डिकोड करने की कोशिश आपके सामने करें। फिर बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में आखिरी फेज का मतदान होने जा रहा है 7 मई को। 14 लोकसभा की सीटें हैं नॉर्थ कर्नाटक की, जिसमें मतदान होना है 7 मई को। यहां पर जातीय समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जातीय समीकरण के आधार पर ही पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेन्नन के सेक्स स्कैंडल को भी लोगों ने पहले दबा कर रखा और अब पूरा उछाल कर सामने रख दिया है। जातीय समीकरण क्यों है, किसका फायदा किसका नुकसान है, आपको हम बताएंगे। और फिर यह बताएंगे कि बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान या उसके बाद अभी जो बाकी और मतदान के दौरान बचे हैं, इसे लेकर ममता बनर्जी के तमाम कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, संदेश खाली से लेकर उन तमाम लोगों को जिनका प्रभाव सरकारी नौकरियों को जो गैर कानूनी करार दिया गया उस पर पड़ा है, उन लोगों को कैसे डराया धमकाया जा रहा है। जिस स्ट्रैटेजी पर वामपंथ दल काम करते थे, लोगों को डरा धमका कर दबा कर रखते थे, आज ममता बनर्जी वही कर रही है। इसका खुलासा आपके सामने करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं मतदान के इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र वैसे ही शुरू कर दिया जैसे ही वो गुजरात की धरती पर पहुंचे। गुजरात में तकरीबन 48 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताने जा रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं अपने इस स्टे के दौरान। और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे ऑल आउट ऑपरेशन और फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमित शाह अभी गुजरात में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ऐसे में जो हमने नया फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का निकाला है तीसरे चरण के लिए, उसे हम कहते हैं PCCR। अब आप कहेंगे साहब ये PCCR क्या है? P इज पाकिस्तान, C इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, C इज कास्ट यानी कि जाति, R इज रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। PCCR। अब आइए इन 4 बिंदुओं पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता अपने पूरे चुनाव प्रचार को स्ट्रक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने देखिए किस तरीके से आणंद, जहां पर दूध की क्रांति के लिए जाना जाता है, अमूल का सबसे बड़ा स्थान वहां पर है, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस को जिस तरीके से लताड़ा, देखिए जरा आप। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। अब आप कहेंगे अचानक से कौन सा तीर निकाल दिया प्रधानमंत्री ने? तो दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको बता दी। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम फवाद चौधरी है, इनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही बड़बोले नेता रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान की टीम के बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करते थे, आजकल बड़े साइडलाइन हैं। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर, ट्विटर पर
राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को शेयर किया। उसके बाद फवाद चौधरी ने इस वीडियो के साथ लिखा जो वो अब आपके सामने है। फवाद चौधरी ने लिखा कि एक भारतीय मीडिया के साथ बातचीत करते समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई तरह की बातें और टिप्पणियां भी की हैं और फवाद चौधरी ने कहा कि भाई भाषण हो तो ऐसा हो। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है, जो भी कोई अतिवादी के खिलाफ बात करेगा उसको मेरा समर्थन है। मुझे लगता है, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कि राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हाल की तस्वीर को सही तरीके से समझा है और सामने रख रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है राहुल गांधी जी ने कि फवाद चौधरी उनके गुणगान कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, फवाद चौधरी ने जिस अंदाज में इस बात को सामने रखा, राहुल गांधी की बड़ाई करने से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार है। लेकिन चुनाव के माहौल में यही तो वार है साहब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फवाद चौधरी की इसी टिप्पणी को उठाया और पाकिस्तान के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को ट्विस्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसी के साथ साथ विपक्ष पर इस बात पर भी निशाना साधा कि विपक्ष संविधान को खत्म करने की बात बार बार करता आ रहा है। कभी भी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने संविधान के बारे में कोई भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की है। लेकिन राहुल गांधी जी अपनी चुनावी सभा में कहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। यह आपत्तिजनक है। उसके इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के ऊपर एक केस भी दायर किया जा चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से लेकर संविधान तक राहुल गांधी पर वार किया। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते, आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। आपने देखा पाकिस्तान यानी कि पी का अंदाज क्या है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं और ऐसे ऐसे निशाना भी बना रहे हैं। आप सोचिए कितना इंपैक्ट है इसका, जबरदस्त। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लेकर भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने बातें कही। इसके साथ साथ आरक्षण को लेकर भी बड़े आक्रामक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने गुजरात की सभाओं में उन्होंने कांग्रेस के सामने 3 चुनौतियां रखी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने ये 3 चुनौतियां कांग्रेस के लिए रखी हैं, जरा देखिए आप। कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की शुरुआत में कहा था मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो लिख कर दीजिए, अपनी गारंटी दीजिए कि आप संविधान को नहीं बदलेंगे जिसके जरिए मुसलमानों को आरक्षण मिले, चाहे वो एससी एसटी के आरक्षण से चुरा कर दिया गया हो या ओबीसी आरक्षण से चुरा कर दिया गया हो। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि कांग्रेस और इसके साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, संविधान को सिरे से खारिज करके एक नया संविधान बनाना चाहती है जिसमें एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह आरोप जब लगाया गया तो इसका प्रतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में किया, यानी कि अब आप देखिए पीसीसीआर, इसके आधार पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। और यह तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई राजनीति है। हां, विपक्ष ने भी अपनी राजनीति बदली है। विपक्ष ने तीसरे चरण के मतदान के लिए संविधान और उसके साथ साथ आरक्षण, ये दोनों मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया है। इन्हीं दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान और उसके साथ साथ कास्ट, जात, इसको जोड़ दिया और पीसीसीआर बनाकर अब विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दूसरे दौर के मतदान से पहले हमने आपके सामने स्टोरी प्रस्तुत की थी जिसमें आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी 4M पर काम कर रहे हैं, मोदी प्लस 4M। और वो 4M क्या था? मैनिफेस्टो फॉर एम, मनमोहन फॉर एम, मुसलमान फॉर एम, मंगलसूत्र फॉर एम। और उसके पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 3M था, मोदी प्लस 3M। मोदी है, मोदी की गारंटी है। उसके बाद मटन फॉर एम, मछली फॉर एम, मुगल फॉर एम। यानी कि हर फेज में जैसे जैसे तरक आगे बढ़ता चला जा रहा है मामला, मुद्दे अलग अलग चुने जा रहे हैं और इन मुद्दों के आधार पर अलग रणनीति बनाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, गुजरात जो कि बहुत ही प्रिय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, उसे पूरी तरीके से अपने पास रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 रैलियां करने जा रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों को इसके साथ कवर करेंगे। हमने उसके पूरे डाटा आपके सामने रखा है कि 1 मई को कौन कौन रैली है, 2 को कौन सी रैली है, यह आपके सामने स्पष्ट है, डेटा देख लीजिए। गुजरात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की स्कीम के लिए क्योंकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 की 26 सीटों पर अपनी जीत मजबूत की थी। लेकिन अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गुजरात की 18 सीटों में जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। यह टारगेट अपने आप में जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इससे बहुत उत्साह पहुंचता है। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि भरूच, राजकोट, भावनगर, बनासकांठा, जूनागढ़। इन सीटों पर राजपूत समाज के असंतोष को लेकर बातें सामने निकल कर आ रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इस असंतोष को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जाहिर सी बात है हम 4 जून को इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी फेज के लिए कुछ नए इश्यूज, नए मुद्दे लेकर आती है और इस बार 3M 4M की जगह PCCR है। आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक इसलिए क्योंकि 7 मई को कर्नाटक के 14 सीटों पर मतदान होना है और इसके साथ कर्नाटक की सभी 28 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा। कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले जो सेकंड फेज चुनाव है जिसमें 14 सीटों पर मतदान होना है, यह उत्तर कर्नाटक का इलाका है और इससे ठीक पहले एक जबरदस्त सेक्स स्कैंडल सामने निकल कर आया है जिस पर पूरे देश भर में चर्चा है। जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उनके पास से करीबन 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस की बात सामने निकल कर आई है। महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ा मामला निकल कर आया है और कर्नाटक की राजनीति में आज ये बहुत प्रमुख स्थान ले रहा है। इस पर जो अभी तक ताजा हुआ है जानकारी, जैसा कि हमने आपके सामने कल साझा किया था, ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्वल जर्मनी में है
और अब इस पर डिबेट हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, खास करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रज्वल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए हुए हैं और ऐसे में उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर उन्हें तुरंत बुलाया जाना चाहिए ताकि एसआईटी की जांच के सामने वो उपस्थित हो सके। इसमें प्रज्वल ने कहा कि वो 1 हफ्ते के बाद देश वापस लौटेंगे और उसके बाद वो एसआईटी पर जांच के लिए सामने होंगे। यानी कि दोनों तरफ से बचाव की प्रक्रिया भी चल रही है, आरोप की प्रक्रिया भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी सहयोगी जेडीएस पर है और इसलिए जेडीएस को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल के समर्थन में नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब इस पर राहुल गांधी ने पूरे प्रकरण को मास रेप की संज्ञा दी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही हैं और कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं और क्या पता चला, वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, तो कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा सवाल उठाया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि इस पूरे मामले में जांच तो राज्य सरकार को करनी थी, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के मातहत काम करती है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2023 जून में प्रज्वल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था इन्हीं वीडियो के मामले में। उस समय से अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो इसकी जानकारी हमने आपको बताई कि इंतजार इस बात का हो रहा था कि जो जातीय समीकरण है उसे कैसे साधा जाए। कांग्रेस इस बात पर पूरी कोशिश में लगी थी कि वोकलिगा समुदाय का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से घटित ना हो। तो ऐसे में अमित शाह ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, पहले ये देख लीजिए, फिर अब हम जातीय आधार पर आएंगे। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कोई लेना देना प्रज्वल के साथ नहीं है। अब हम आते हैं कास्ट इक्वेशन पर। प्रज्वल का यह मामला जब 26 अप्रैल को मतदान हो रहे थे 14 कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर, उस वक्त क्यों नहीं उछाला गया? क्योंकि जो दक्षिण कर्नाटक का इलाका है वहां पर भी जातीय समीकरण बहुत प्रभुत्व रखता है और उत्तर कर्नाटक में भी। कर्नाटक की आबादी तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख के आसपास है। वोकलिगा समाज यहां पर काफी ताकतवर है, 12% के आसपास उनकी आबादी है और दूसरी बड़ी आबादी है लिंगायत समुदाय की, जिसकी 17% के आसपास आबादी है। ये दो समुदाय अपने आप में काफी वजन रखते हैं कर्नाटक में। प्रज्वल एचडी देवगौड़ा वोकलिगा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के डीके शिव कुमार ये भी वोकलिगा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। ऐसे में वोकलिगा समाज की तरफ से इस मामले को तब उठाया गया जब वहां पर वोटिंग लगभग खत्म हो रही है। अब जो उत्तर कर्नाटक में वोटिंग होनी है, यहां पर लिंगायत समुदाय का बहुत कहीं ज्यादा है। इसलिए यह आपके लिए समझना जरूरी है कि 2019 में लिंगायत समाज ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और अब प्रज्वल का मामला सामने लाया जा रहा है ताकि लिंगायत समाज आक्रोशित हो और वोकलिगा समाज के खिलाफ इस नए हथियार का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ मतदान करें।
अब आप समझिए कि यहां पर लिंगायत राजनीति क्या है। 2019 में लोकसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पास था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर कर्नाटक की इन सभी 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2019 में। 2023 में जब कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त लिंगायत समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था थोड़ा बहुत। दरअसल कर्नाटक में 224 सीटों में से 90 सीटों पर लिंगायत समुदाय का सीधा प्रभाव है। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 लिंगायत उम्मीदवारों को उतारा गया, जिसमें से 37 विधायक बने थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 70 लिंगायत उम्मीदवार उतारे थे और 15 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। तो कांग्रेस यहां पर इस बात को लेकर उत्साहित है कि अगर विधानसभा में 2023 में लिंगायत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी लिंगायत समुदाय कांग्रेस को समर्थन दे सकता है। ऐसे में वोकलिगा समाज की नाराजगी को एक तरह से बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि प्रज्वल का मामला उस समय उठाया नहीं। अब जो कि लिंगायत समुदाय है उसके सामने प्रज्वल का मुद्दा उठा दिया गया, सेक्स स्कैंडल सामने रखा गया, ताकि लिंगायत समुदाय पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। अब इस पूरे मामले में जो गेम है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लिंगायत समुदाय को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, जिन्हें हटाया गया था, उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया और संसदीय वोट का भी उन्हें एक तरह से प्रहार दे दिया गया। लिंगायत वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना पड़ा ताकि लिंगायत समाज जो पहले नाराज चल रहा था उसको साधा जा सके। येदियुरप्पा को हटाया जाना लिंगायत समुदाय को पसंद नहीं आया था, इसलिए 2023 में काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। तो कुल मिलाकर 7 मई को जो 14 सीटों पर मतदान कर्नाटक के होने वाले हैं उसके संदर्भ में यह पूरी सेक्स सीडी का स्कैंडल रचा गया है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में 7 मई के बाद यह सेक्स सीडी की चर्चा न के बराबर रह जाएगी, क्योंकि जैसे ही कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही सेक्स सीडी के बारे में भी चर्चा सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित रहती दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में कुछ मुद्दों को लेकर सामने रहती है, क्योंकि खास करके जो कोस्टल बेल्ट हैं वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हुबली में नेहा हत्याकांड हुआ था, महिला सुरक्षा यहां पर एक बड़ा मसला है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रचार को आगे रख रही है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। और आरक्षण की बात क्यों कही जा रही है कर्नाटक में? क्योंकि ओबीसी का जो समुदाय है वो कर्नाटक में सबसे बड़ा है। जी हां, यही तो गेम है। ओबीसी समुदाय कर्नाटक में सबसे ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली है, इसीलिए कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को बार बार यहां पर उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनका फैसला इस बार होने जा रहा है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टार, ये तमाम नाम हैं जिनके बारे में इस बार के चुनाव में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कर्नाटक के चुनाव हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पर राजनीति होती दिखाई दे रही है और इसी आधार पर प्रज्वल का सेक्स स्कैंडल भी सामने आया है। जरा सोचिए, राजनीति की वजह से हमारे देश में क्या क्या नहीं होता, कौन सी चीज कब दबा दी जाती है, कौन सी चीज कब उठा दी जाती है। यह है हमारे देश की राजनीति। अगली स्टोरी अमेठी और रायबरेली। जी हां, इस पर हम लगातार आपके सामने और कई तरह की बातें आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन आज शुरुआत इस बात से करते हैं कि अभी तक अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 19 घंटे से भी कम का वक्त बचा है साहब। मतदान 20 मई को होने हैं, यानी कि प्रचार के लिए भी वक्त न के बराबर है। नॉमिनेशन की तारीख, आखिरी तारीख 3 मई है, शाम 5 बजे से पहले। उसके पहले कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित करने पड़ेंगे। और अभी अभी यह खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि अमेठी में
एक रोड शो की अनुमति स्थानीय प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी को दी है और राहुल गांधी जी के पोस्टर चिपक रहे हैं साथ। ये बड़े बड़े पोस्टर हैं राहुल गांधी जी के, उनके बहुत पुरानी तस्वीर भी इस्तेमाल की जा रही है इसमें, 2004-5 की तस्वीर ये दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अब दाढ़ी रखते हैं, उनके बाल भी काफ़ी सफ़ेद हो चुके हैं, तो ये ज़रा पुरानी तस्वीर है साहब, बहुत छोटे और यंग लग रहे हैं, अब आजकल ऐसा नहीं दिखाई देते। तो ये हाल है अभी अमेठी का, यानी कि तो कुल मिलाकर आप देखिए तो राहुल गांधी की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई जो फ्रेश फेस आया था ना 2004 में, वही एक बार फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या ये पोस्टर राहुल गांधी के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव भी हैं? क्या ये पोस्टर किसी उम्मीदवार के लिए लगाए जा रहे हैं और रैली या रोड शो राहुल गांधी करेंगे? प्रियंका गांधी वहां पर रहेंगी, मौजूद रहेंगी, हिस्सा लेंगी, रायबरेली से उम्मीदवार के तौर पर सामने होंगी या नहीं, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 ऐसी सीटें थी जिस पर बहुत रोचक मामला चल रहा था, अमेठी, रायबरेली और उसके बाद कैसरगंज। तो सबसे पहले कैसरगंज को आउट करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैसरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कैसरगंज में जो स्थिति थी वो बिल्कुल साफ हो गई है। वहां पर पिता को नहीं बल्कि बेटे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने असंतोष को दूर करने की बात कही है और उसे एक तरह से सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन अब आ जाते हैं अपनी पुरानी स्टोरी पर, अमेठी और रायबरेली। तो अब अमेठी और रायबरेली में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में अपना उम्मीदवार पहले से घोषित कर रखा है, स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया साहब। यह भी देखिए असमंजस की बात है। भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के उम्मीदवार की घोषणा के लिए भी 19 घंटे से कम का वक्त बचा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसका इंतजार कर रही है? कुछ तो है। अब अमेठी में हलचलें बढ़ रही हैं। अमेठी में अभी कांग्रेस दफ्तर में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस को अमेठी में एक रैली करने के लिए 151 गाड़ियों की परमिशन मिली है, यानी कि रोड शो हो सकता है साहब, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से तो अपने उम्मीदवार को सामने रखा है, लेकिन रायबरेली से उनका उम्मीदवार कौन होगा इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही। और जैसा कि हमने आपके बारे में कैसरगंज के बारे में कहा था, तो कैसरगंज में बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करणभूषण सिंह को टिकट दे दिया गया है। बृजभूषण के टिकट काटने के पीछे वजह बड़ी स्पष्ट है। बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ, रेसलर्स ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे यौन शोषण के। वो मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं और जाहिर सी बात है उन्हें टिकट देना अपने आप में काफ़ी खतरनाक हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनकी इमेज भी डेंट हो सकती थी। इस पूरी सीट को बहुत अंत तक लटका कर रखा गया और अंततः ये सुलह सफाई के तहत उनके बेटे को सीट दी गई है। हालांकि इससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इमेज डेंट होती है तो हुई है, इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है। हर कोई जानता है कि दरअसल ये चुनाव कौन लड़ रहा है, बृजभूषण सिंह या उनके बेटे। जाहिर सी बात है बेटे के नाम पर तो वोट पड़ नहीं रहा, वोट पड़ेगा तो बृजभूषण के नाम पर या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा लगातार करते चले आ रही हैं और अब लगभग सभी जगह स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश में 75 से ज़्यादा उम्मीदवारों की वहां पर घोषणा हो चुकी है। अब अगर अमेठी की बात करते हैं, हमने आपके सामने कल कुछ हाइपोथेसिस रखे थे जिसको लेकर कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा उलझन में है। पहली हाइपोथेसिस ये कि अगर राहुल गांधी अमेठी से अपनी उम्मीदवारी रखते हैं और अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो वायनाड का क्या होगा, क्योंकि अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं तो किसी एक सीट को छोड़नी पड़ेगी। अमेठी को छोड़ेंगे तो अमेठी की जनता के साथ विश्वासघात, वायनाड को छोड़ेंगे तो वायनाड की जनता के साथ विश्वासघात, और अगर मान लीजिए कि अमेठी से हार गए तो फिर वाकई में दिक्कत हो जाएगी। पूरे हिंदी पट्टी में उनके लिए एक बहुत ही गलत स्थिति बाहर निकाली जाएगी। इसके साथ साथ एक और नई थियोरी है जो कांग्रेस अभी फ्लोट कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी की स्थिति इस बार अमेठी में बहुत अच्छी नहीं है साहब। कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है और उनके तमाम सलाहकार इस तरह की जानकारी पत्रकारों तक पहुंचा रहे हैं कि स्मृति ईरानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो तो ऐसे भी चुनाव हारने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी अगर वहां पर खड़े भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हार ही नहीं है।
इसलिए किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। यानी कि तरह तरह की थियोरी है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनके ऊपर बार बार यह दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप अपनी उम्मीदवारी रायबरेली और अमेठी से घोषित कर दीजिए, वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से उनकी शिकायत भी हो रही है, लोग उन पर दबाव भी डाल रहे हैं। अमेठी और रायबरेली पारंपरिक सीट रही है गांधी परिवार की, इसके बावजूद जब उहापोह की स्थिति इतनी ज्यादा हो तो आप समझ जाइए कि यहां पर अनिश्चितता कितनी ज्यादा है। और जब आप खुद ही कंफ्यूजन में हैं तो आप मतदाता के सामने कौन सी तस्वीर प्रस्तुत करेंगे? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली को लेकर पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजियाई हुई है। आइए अब अपनी अगली स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की राजनीति में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही हमने अभी तक हिंसा को तो बंगाल का हिस्सा मान ही लिया है। हिंसा अगर ना हो बंगाल के चुनाव में तो ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव अधूरा रह गया साहब। लेकिन बंगाल के चुनाव में लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें घर के भीतर कैद करना, ये वामपंथ सरकार के समय बड़े पैमाने पर होता था। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, यही रणनीति अब तृणमूल कांग्रेस ने अपना ली है। इसका खामियाजा कितना बड़ा होगा शायद तृणमूल कांग्रेस इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही, लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए, क्या मतदाताओं को डराया, धमकाया, प्रलोभन के साथ बंद किया जा सकता है और उनकी आवाज को दबाया जा सकता है? तीसरे चरण के मतदान में बंगाल में 4 सीटों पर मतदान होने हैं और संदेशखाली का मुद्दा काफी अहम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन मुद्दों पर। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा मोर्चा खोला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि अभी जो हाईकोर्ट से एक जजमेंट आया है, जिसमें 25,000 सरकारी नौकरियों में जो गड़बड़ झाला है, उस पर ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ी तीखी और तल्ख टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की है। इन दोनों मसले पर अब तृणमूल कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अब इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने वामपंथ दलों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अपना लिया है। एक वक्त हुआ करता था जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने वामपंथ दलों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। ममता बनर्जी को लगा कि संदेशखाली शायद अब नंदीग्राम न बन जाए, इसलिए उन्होंने वामपंथ दलों की रणनीति का इस्तेमाल अब करना शुरू किया है। संदेशखाली और उसके आसपास के तमाम इलाकों में, उन सभी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की संख्या 40% या उससे ज्यादा है, उन सभी सीटों पर अब वोटरों को किस तरीके से डराया जा रहा है, यह अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बात निकल कर आ रही है, कई पश्चिम बंगाल के अखबारों में भी यह खबर छप रही है और स्थानीय स्तर पर यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पश्चिम बंगाल में एक स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, लक्ष्मी योजना, धन लक्ष्मी योजना। तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोगों के पास जाते हैं, रात के अंधेरे में इस तरह की बातें होती हैं और कहा जाता है कि अगर संदेशखाली के मसले पर आपने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, अगर आपने भर्ती घोटाले के नाम पर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद राज्य में सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की। और उस आधार पर लक्ष्मी योजना का फायदा जो आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ये बातें गुपचुप हो रही हैं साहब, बड़े पैमाने पर हो रही हैं और सभी तरह से इस बारे में पुष्टि मिल चुकी है। कई अखबारों में बातें छप रही हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में आज यात्रा करें और वहां पर अपने लोगों से बात करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। कई अखबारों से लेकर और कई संपादकों से बात करने के बाद यह खबर मिस्टर एनालाइजर में लेकर हम आपके लिए आए हैं। यानी कि एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है सरकार की तरफ से भत्ता, और यह भत्ता बंद करने की बात कही जा रही है और इसको जोड़ा जा रहा है संदेशखाली से। क्योंकि संदेशखाली में क्या हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और नेताओं ने लोगों की जमीनों को हड़पा था साहब, लोगों के बेनिफिट्स को हड़पा था, लोगों को वहां पर राशन नहीं मिलता था अगर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन न हो तो। इसके विरोध में महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें सामने रखी और तब जाकर बहुत मुश्किल से
हाई कोर्ट के ऑर्डर और दखल के बाद तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर कार्रवाई की थी। तृणमूल कांग्रेस अभी भी हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और किसके बचाव के लिए? शाहजहां के बचाव के लिए, जो कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है और संदेश खाली के पूरे मामले में अभी पुलिस की गिरफ्त में है। हाई कोर्ट के कहने पर उस व्यक्ति को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के वकील से पूछा, सरकार के वकील से पूछा कि क्या अब आप लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार खड़ी होने लगी है? यह मसला बन गया है साहब। संदेश खाली का जो इलाका है वो बशीरहाट लोकसभा सीट में आता है। 1 जून को यहां पर मतदान होने हैं, जो कि अंतिम चरण है। इसके आधार पर मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे इलाके में अगर हम बशीरघाट की बात करें तो 2009 में टीएमसी के पास ये सीट थी। उसके बाद 2019 में, यानी कि पिछली बार, टीएमसी ने यहां पर नुसरत जहां को टिकट दिया था, फिल्म एक्ट्रेस, जिन्होंने 54% वोट हासिल किया था। और अब संदेश खाली के इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रेखा पात्रा को यहां पर टिकट दिया है, तो ममता बनर्जी ने उस व्यक्ति को टिकट यहां पर दिया है, नसीरुद्दीन को, जो कि 2009 में चुनाव जीत चुके थे। यानी कि एक बार फिर अल्पसंख्यक राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीएए के मुद्दे को गर्म करना चाह रही है, इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रख रही है। बंगाल में शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है उसके बारे में, संदेश खाली के बारे में अपनी बातें रख रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पूरे तरीके से क्या कहती है? सबसे पहले यहां दंगा होता है, और दंगा कौन कराता है? भारतीय जनता पार्टी। रोकता कौन है? तृणमूल कांग्रेस। एनआरसी हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, जबकि एनआरसी की बात भारतीय जनता पार्टी ने या फिर किसी ने भी अभी की ही नहीं। एनआरसी पॉलिसी है ही नहीं। एनआरसी के मुद्दे पर बार बार बात हो रही है, और उसके बाद लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर मुस्लिम प्रभाव कितना है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये सभी सीटें बांग्लादेश की सीमा से सटी हुई है। मालदा उत्तर की सीट अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इसमें जीत हासिल की थी। यहां पर 55.56% आबादी मुसलमानों की है। मालदा दक्षिण सीट आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस सीट में भी 45% आबादी मुसलमानों की है। जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। जंगीपुर में 63.2% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 68.5% मुस्लिम आबादी है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है, और तृणमूल कांग्रेस यहां पर शाहजहां के नाम पर वोट मांग रही है, क्योंकि उसको बचाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है, जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है संदेश खाली प्रकरण का। तो आप सोचिए राजनीति किस स्तर की है। और ऐसे में कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए साहब? लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी अपने बड़बोलेपन और अपने बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं। ये भी लोग मानते हैं कि उनकी वजह से इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, और अंततः कांग्रेस ने वामपंथ दलों के साथ अपने गठबंधन को किया। ममता बनर्जी लगातार कहती आ रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और इसको हवा कौन दे रहा है साहब? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने एक सभा में क्या कहा, आप जरा देख लीजिए, उसके बाद इन पर चर्चा करते हैं। তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি के ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি के ভোट দিয়ে দিলাম। बताइए, अधीर रंजन चौधरी जो कि बशीरहाट से मुर्शिदाबाद के पूरे इलाके से, उनकी सीट वहीं पर लगती है, वहीं से सांसद हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं कांग्रेस के लोकसभा में, और वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने से बेहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दें। अब जरा सोचिए आप, पूरे देश भर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के नेता एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं। पूरा चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हैं कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, जो कि बंगाल में कहते हैं कि तृणमूल को वोट देने से बेहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दो।
इनके जैसे लोगों की जरूरत है आज कांग्रेस को, क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे कांग्रेस पार्टी वाकई में 52 सीट या 55 सीट से ऊपर बढ़ेगी नहीं। ये लोग किस तरीके से अपनी ही पार्टी का हाल खराब करते हैं, इसके लिए चाहे इनकी बात करें, सैम पेट्रोडा की बात करें, वो चाय वाले की बात करें, तरह तरह के सुब्रमण्यम, आप लोगों के नाम लेना शुरू कर दीजिए और ये सब कुछ अपने आप में आता हुआ दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में इस बार लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि 42 सीटों में से कम 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीतनी चाहिए। और इस विश्वास का जो बल है वो यहां से निकलता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब स्थिति यह दिखाई दे रही है कि 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तरी बंगाल में काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उत्तर बंगाल में जीती थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत न रहे। ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस के तमाम लोग बाहर निकलकर लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो आप सोचिए मतदान किस तरीके से होगा, कैसे होगा और क्या ये वाकई में लोकतांत्रिक मतदान होगा, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा, ये मैं आपके ऊपर सवाल छोड़ जाता हूं। और उसके बाद ये आखिरी स्टोरी हमारे आज की, लेकिन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहब शादियों का सीजन आ रहा है और हम सबकी जिंदगी में शादियों की एक बहुत ही अलग पहचान और जगह भी है। जब आपकी खुद की शादी हो तो जाहिर सी बात है, परिवार में शादी हो तो उससे बड़ा खुशी का मौका होता नहीं है। और हम सब दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाइए, लेकिन हिंदुस्तान में तो एक अलग ही जज्बा है शादी का। हम शादी को एक जलसे के तौर पर मनाते हैं, मौज मस्ती तमाशा सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे भी बहाते हैं। अगर आप शादियों के इस वीडियोस को देखें तो आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक लोग पैसे भी खर्च करते हैं और शादी अब अपने आप एक अलग सेलिब्रेशन हो गई है साहब। अभी एक शादी हुई थी लक्ष्मी मित्तल जी की बेटी की, उनकी शादी में उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 470 करोड़ रुपए खर्च किए थे साहब। अब जाहिर सी बात है कई बार शादियां बनती तो स्वर्ग में है, भगवान के कहने पर ऐसा लोग मानते हैं, किस्मत की बात कहते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी चलती है साहब। ऐसा ही एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो हमारे संस्कृति सभ्यता और संस्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज युवाओं को चेतावनी और नसीहत दोनों एक साथ दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक शादी के मामले पर, जहां पर मैं पहले केस आपको बता देता हूं ये मामला क्या था। 2 पायलट्स थे, उन दोनों ने सोचा कि जिंदगी अच्छी चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, शादी कर लेते हैं। शादी के लिए पूरा आयोजन किया गया। आयोजन में सब कुछ था, नाच गाना डांस हल्दी और तमाम तरह के समारोह। लेकिन शादी के वक्त इन लोगों ने सप्तशती नहीं किया और उसके बाद शादी के फोटो वगैरह सब कुछ खींचे गए और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया गया ताकि विदेश भ्रमण आसान हो सके, वीजा वगैरह मिलना आसान हो जाता है। उसके बाद इन्हें लगा कि शादी नहीं चल रही। दोनों ने मिलकर कोर्ट में अर्जी डाली कि हमारी शादी तो हुई ही नहीं है, क्योंकि हमारी शादी वैध नहीं है, सप्तशती नहीं है। अल्टीमेटली यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को कहा कि यह मान्य नहीं है। तो कहानी यह है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो कहा वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गौर कीजिएगा, हर परिवार के सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके सभी हिंदू परिवार के लिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह नाचने और गाने, खाने पीने और शराब पीने का आयोजन नहीं है साहब। ना ही यह कोई ऐसा मौका है जिस पर अनुचित दबाव बनाकर दहेज लिया जाए, उपहार लिए जाएं और मौज मस्ती की जाए। शादी रीत रिवाज और परंपरा की एक मिसाल है। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई युवा पत्नी है, बस शादी का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, बिना फेरे के शादी कर लीजिए, शादी को रजिस्टर करा लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी वीजा मिल जाए। बहुत कड़ी टिप्पणी है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है।
भारतीय समाज का श्रृंगार है। शादी बहुत ही बड़ी एक जिंदगी का मुकाम है और इससे रीत रिवाज परंपराओं के आधार पर निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है विवाह, और इस पर जब भी आप कोई फैसला लें तो बहुत गौर से बात करें। जस्टिस बीवी नगरत्नन और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मेसी ने इस पूरे मामले पर अपनी ये टिप्पणियां सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ जरूरी संस्कार हैं जो अगर आप नहीं करते हैं शादी के समय तो फिर आपकी शादी मान्य नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मसलन विवाह में सप्तशती बहुत आवश्यक है। अगर यह नहीं हुआ तो शादी नहीं मानी जाएगी वैध। कोर्ट ने कहा कि हमारा यह मानना है कि हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है। सप्तशती की बात ऋग्वेद से निकलकर आती है। 7वां फेरा होने पर दुल्हन दूल्हे से कहती है कि इन 7 फेरों के साथ हम सखा बन गए हैं, यानी कि हम एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। मैं जीवन भर इस मित्रता के बंधन में रहूंगा और रहूंगी। इसके अलावा कभी हमें अलग होने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा हिंदू मैरिज एक्ट के तौर पर दिया गया है और उसी से उनकी अपनी खुद की पहचान होती है। शादी एक बराबरी का हक है और जो आमतौर पर लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्लीज मीट माई बेटर हाफ, शादी में कोई बेटर हाफ नहीं है। इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों बराबर हैं, पति और पत्नी, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोर्ट की ये टिप्पणियां आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद किसी धर्मगुरु ने दी, लेकिन ये 2 जजों की टिप्पणियां हैं साहब, ऑनरेबल जजेस। तो अब आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, भाई बहन की शादी करा रहे हैं या खुद अपनी शादी कर रहे हैं और आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको कोर्ट से इसका सर्टिफिकेट लेना है, तो यह जरूर होना चाहिए आपकी शादी में। एक हिंदू विवाह को निर्धारित संस्कारों और समारोहों का पालन करना चाहिए, कोर्ट का यह कहना है। सप्तशती की रस्म या दूल्हा या दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरा लेना आवश्यक है। इसके बगैर शादी हिंदू कानून के तहत वैध नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अदालत में मैजिस्ट्रेट रजिस्ट्रेशन के महत्व के बारे में भी उन्होंने बातें कही। कहा गया कि शादी को जरूर रजिस्टर होना चाहिए। शादी एक संस्कार है, इसमें कई तरह के जो व्यवधान हैं उनका पूरा होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि होम यानी कि अग्नि साक्षी आवश्यक है, पणिग्रहण यानी कि कन्यादान होना आवश्यक है जब आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, और कन्यादान रिकॉर्डेड होना चाहिए साहब। सप्तशती यानी कि 7 फेरे रिकॉर्डेड होना चाहिए। इसके आधार पर ही आप एक दूसरे के पति पत्नी के तौर पर माने जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी हमने आपके सामने रखी हैं। बहुत जरूरी है कि अगली बार जब आप किसी शादी को देख रहे हो, तो खास करके अगर वो हिंदू शादी है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आने वाली शादी, तो इसमें इन तमाम बातों का ध्यान जरूर रखा जाए। मैं एक्ट भी पढ़कर आपको बता दे रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसकी धारा 7(2) ये बताती है कि अगर शादी समारोह में सप्तशती अनुष्ठान शामिल है तो पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे होने चाहिए, तभी यह शादी वैध मानी जाएगी। दूल्हा दुल्हन इन रस्मों से अगर नहीं गुजरते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत इसे सही शादी नहीं मानी जाएगी और इसके लिए सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले के बाद कोर्ट ने यह माना कि जो 2 पायलट्स का मामला सामने आया है, जिसमें सप्तशती की कोई बात नहीं थी, कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं था, दोनों ने खुद ही कहा था कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है, उस शादी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल उठता है साहब, क्या शादी खेल खिलवाड़ बन गया है? देखिए, शादी के समय हम मौज मस्ती करते हैं, हल्दी के रस्म में एक दूसरे पर छिटा छिटकी करते हैं, उसके बाद तरह तरह की अलग रस्म होती है, उसमें भी हम मजे करते हैं। मजे करना एक अलग चीज है, लेकिन मैरिज इज अ सीरियस बिजनेस।
It is a serious business because it is something which is very precious. और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। अगर कोर्ट जो कि LGBTQ पर अपनी बातें सामने रख सकती है, वो शादी के संस्कारों की बात कर रही है, तो क्या आज हिंदू समुदाय को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बात को मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं साहब। शादी के पवित्र बंधन पर हमने जो अभी पेशकश आपके सामने रखी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। शादी पवित्र बंधन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सामाजिक और उसके आधार पर हमारी पूरी हिंदू संस्कृति के लिए।